हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पर्यावरण का नया लेक्चर ग्रीन हाउस गैस और ओजोन परत, इन दो टॉपिक को आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जैसे मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी का गर्म होना। पृथ्वी काय की वजह से गर्म होती है? तो सूर्य के प्रकाश में मौजूद जो इंफ्रारेड किरणें हैं उन्हें पृथ्वी पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इस वजह से पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती जाती है। क्योंकि इंफ्रारेड की एक नेचर होता है कि जैसे ही वो पृथ्वी से टकराती है तो क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। चूंकि वो नेचर में गर्म होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसे क्या करती है, कंबल की भांति क्या करती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। यदि मान लो कई बार ये सवाल आता है परीक्षा में कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि पृथ्वी पर ना हो तो क्या होगा, तो ये होगा कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक ऑप्टिमम मात्रा तो रहना ही चाहिए, अर्थात 0.03% जो मात्रा है वो तो रहना ही चाहिए। इससे यदि अधिक होती है तो दिक्कत आती है और कम होगी तो भी दिक्कत आएगी। यदि मान लो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0 हो जाए, खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि जितनी भी इंफ्रारेड रेज हैं वो पृथ्वी से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और पृथ्वी गर्म नहीं हो पाएगी, तो पूरी पृथ्वी बर्फ से जलमग्न हो जाएगी। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि यदि पृथ्वी पर या वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि पृथ्वी बर्फ से क्या हो जाएगी, ढक जाएगी। तो ऑप्टिमम या आदर्श ताप की मात्रा बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी होना क्या होता है, आवश्यक होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग में जैसे शब्द आ रहा था बार बार, ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः किसे माना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। तो ये मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, जो पोलर रीजन होते हैं, यानी जो बर्फीले प्रदेश होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ पर ग्लास हाउस होते हैं या जिन्हें बोला जाता है ग्रीन हाउस। उस ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस के अंदर पौधे क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। इनको बोलते हैं ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस। इन ग्रीन हाउस और ग्लास हाउस के अंदर पौधों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे में से 20-20, 22-22 घंटे तक सूर्य नहीं रहता है, मात्र 1 या 2 घंटे के लिए सूर्य वहाँ पर निकलता है। तो ऐसी स्थिति में जो 1 या 2 घंटे के लिए जो सूर्य निकला है, तो उस सूर्य की जो ऊष्मा है, अर्थात उसमें जो इंफ्रारेड रेज हैं, उसको ये ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस ये ग्लास हाउस जो है वो सूर्य के प्रकाश में मौजूद इंफ्रारेड रेस को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे इस ग्लास हाउस के अंदर 8 से 10 घंटे तक क्या होती है, गर्मी बनी रहती है। लेकिन सूर्य भले ही 1 या 2 घंटे के लिए निकले, लेकिन 8 से 10 घंटे तक यहाँ पर ऊष्मा क्या रहेगी, बनी रहेगी। ऐसा पर्याप्त जो है गर्मी इन पौधों को प्राप्त होती रहेगी। तो इसे बोला जाता है ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस। तो पृथ्वी पर जैसे पोलर रीजन में जो ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस का जो कॉन्सेप्ट है, यही काम पृथ्वी पर पृथ्वी के वायुमंडल के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर रही है। अर्थात जैसे यदि आपकी ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो एक प्रकार से ग्लास हाउस का काम कर रही है पृथ्वी के चारों ओर। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। जिस प्रकार ध्रुवीय प्रदेश में ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखने के लिए सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते, उसी प्रकार पृथ्वी पर यह काम कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। वह इंफ्रारेड जो है किरणें हैं उनको क्या करती है, ऑब्जर्व करके, अवशोषित करके रखती है। तो इसे ही क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण गैस हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि मोटर कार या कोयले के दहन से क्या होती है, बनती है। एक हो गई आपकी मीथेन, पशु जो रहते हैं उनका जो वेस्ट होता है, जैसे गोबर होता है ना, गोबर गैस जो होती है, बायोमीथेन जो होती है, तो मीथेन वहाँ से निकलती है। इसके अलावा कोयले की माइन से भी क्या होती है, मीथेन निकलती है। इसके अलावा मोटर कार के ईंधन से भी SO2 और SO3, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हंसाने वाली गैस बोलते हैं, वो भी एक प्रकार की क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये भी आपकी क्या है, एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा सल्फर हेक्साफ्लोराइड नामक गैस भी क्या काम करती है, ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है जल वाष्प जो होते हैं, अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल में जो जल वाष्प पाए जाते हैं, जैसे वर्षा के दिनों में
वो भी क्या करते हैं, वो भी इंफ्रारेड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखा होगा आपने कि जब आर्द्रता जब ज़्यादा होती है इन्वायरमेंट में, बरसात के दिनों में आपने महसूस किया होगा कि जब आर्द्रता ज़्यादा होती है ना इन्वायरमेंट में, वर्षा की बूंदें यदि ज़्यादा होती है तो आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। क्यों गर्मी ज़्यादा लगती है? क्योंकि जल वाष्प जो है इंफ्रारेड को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि गर्मी हमें ज़्यादा महसूस होती है उससे। हमने देखा है कि गर्मी के दिनों की बात करूँ, मई जून में इतनी गर्मी हमको महसूस नहीं होती जितनी गर्मी हमें बरसात के दिनों में, यदि दोपहर में यदि उमस का वातावरण रहे तो यानी इन्वायरमेंट में यदि जल वाष्प है तो जल वाष्प क्या करती है, इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे क्या होता है, आपको बेचैनी भी महसूस होती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जितनी चीजें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, SO2, SO3, NO2, NO3, SF6, सल्फर हेक्साक्लोराइड, जल वाष्प, ये सब काय का काम करती है, ग्रीन हाउस गैस के रूप में क्या करती है, काम करती है। और पृथ्वी पर बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण, नगरीकरण के कारण, बढ़ते हुए वनोन्मूलन के कारण इन सब गैसों की मात्रा दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मात्रा के कारण, जो मैंने कल आपको टॉपिक पढ़ाया था, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसको रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के शहर क्योटो में आयोजित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सभी 145 राष्ट्र जो हैं, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, वो ग्रीन हाउस गैस अर्थात इन गैसों की मात्रा में 5.1% की क्या करेगा, कमी करेगा। किस लेवल पर? 1990 में जो उत्सर्जित करते थे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ये सब गैसों की मात्रा, उसमें 5.1% की क्या करना है, उन्हें कमी करना है। तो ये मैंने आपको आज दूसरा टॉपिक बता दिया, ग्रीन हाउस गैसें, और कल मैंने आपको बताया था ग्लोबल वार्मिंग। और आज एक और छोटा सा एक और टॉपिक लेते हैं जिसको बोला जाएगा ओजोन परत। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर भी कई परीक्षाओं में सवाल आते हैं बहुतायत से। तो ओजोन परत का पर जो सवाल आता है वो देखिए, जैसे ये आपका हो गया सन और ये हो गई आपकी पृथ्वी। तो आपको मालूम है कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर लेयर पाई जाती हैं, जैसे समताप मंडल हो गया, उसके ऊपर जाओगे तो आयन मंडल हो गया, फिर उसके ऊपर जाओगे तो आपका वायुमंडल हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, ऐसे मंडल पाए जाते हैं। पृथ्वी की वायुमंडल में परतें होती हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में चारों ओर आपको 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको पाया जाता है, वो मंडल कहलाता है समताप मंडल। क्या कहलाता है? समताप मंडल, या इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है पृथ्वी के वायुमंडल के से ऊपर 20 से 50 किलोमीटर के ऊपर, उस स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग 30 किलोमीटर लगभग मोटी ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन है ना, O3, ओजोन की क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है। ये जो ओजोन की परत है, ये सूर्य के प्रकाश से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे ये किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती। अर्थात एक छाते की भांति ये पृथ्वी की क्या करती है, रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। यदि अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट यदि आ गई तो यह स्किन कैंसर हो गया, मनुष्य का इम्यूनिटी पावर को कम करेगा, पाचन तंत्र को उसको प्रभावित करेगा, फसल की जो वृद्धियाँ होती है, फसल के जो पैदावार है उसमें भी कमी करता है। इसके अलावा कई इफेक्ट इसके अल्ट्रावायलेट किरणों के पाए जाते हैं। इसके आँख पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, इससे मोतियाबिंद हो सकता है, आईज में भी आँख जो आना होती है बीमारी, वो भी अल्ट्रावायलेट रेस के कारण होती है। तो कई तरह के इफेक्ट अल्ट्रावायलेट किरणों के वजह से होते हैं। तो ये जो है आपकी ओजोन परत, जो कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है, वो जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, इसे ओजोन परत कहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो मात्रा है वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और यह जो है इस ओजोन परत में जगह जगह से क्या कर रही है, छेद कर रही है। तो बढ़ता हुआ औद्योगिकरण के कारण CFC की मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे यह ओजोन में जगह जगह क्या होते जा रहे हैं, ऐसे छिद्र होते जा रहे हैं, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट आ रही हैं। तो ये जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहाँ से मिलता है, ये पृथ्वी पर कहाँ से आता है? तो जैसे आपकी फ्रिज हो गई,
फ्रीज हो गया। इसके अलावा आपके एरोसोल जितने भी हैं, एरोसोल, इसके अलावा लड़ाकू जो विमान होते हैं वो, इसके अलावा एनामल पेंट जो होते हैं आपके, जो पेंट करते हैं, एनामल पेंट होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, फ्रिज होता है, एरोसॉल होता है। इसके अलावा एसी जितने भी, एयर कंडीशनर जितने भी हैं, इनसे क्या होती है, क्लोरोफ्लोरो गैस क्या होती है, कार्बन निकलती है, जो कि समताप मंडल में मौजूद ओजोन की लेयर को क्या कर देती है, कमजोर कर देती है। वो कैसे करती है, जैसे ओजोन का फार्मूला आपका O3, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन के अंदर मौजूद क्लोरीन जो है वो इस एक ऑक्सीजन को क्या कर देता है, उससे अलग कर देता है। ये ऑक्सीजन एक अलग हो जाती है तो ये O2 में बदल जाती है और प्लस ये हो जाता है, अर्थात ओजोन काय में कन्वर्ट हो गई, ऑक्सीजन में। और ये जो सिंगल ऑक्सीजन है ये क्लोरीन के साथ मिल जाती है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना लेती है। और ये रिएक्शन क्या होती रहती है, चेन रिएक्शन के रूप में आगे बढ़ती जाती है। फिर ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन फिर क्या करता है, दूसरे O3 पर क्या करेगा, अटैक करेगा, उसको कैसे बांट देगा, इस तरीके से बांट देगा और ये हो जाएगा। और ये क्लोरीन फिर आगे जाके इससे जुड़ जाएगा। फिर ये क्लोरीन रिलीज होगा, तीसरे O3 से पे अटैक करेगा, O3 पे अटैक करेगा और फिर इसको O2 में कर देगा, प्लस OCl में बढ़ जाएगा। तो एक क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, वो हजारों ओजोन के परत में मौजूद O3 को ऑक्सीजन परमाणु में, ऑक्सीजन अणु में और ऑक्सीजन के एक परमाणु में क्या कर देता है, अलग कर देता है, जिससे ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है, या पतली होती जा रही है, या कमजोर होती जा रही है। तो वैश्विक लेवल पर इसे रोकने के लिए 1987 में एक समझौता हुआ जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसे बोला जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिस प्रकार हमने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा था कि 1997 में जापान के शहर क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ऐसे ही 1987 में ओजोन परत की रक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में ये सम्मेलन हुआ, जिसमें कहा गया कि संबंधित राष्ट्र CFC का प्रयोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो वर्तमान समय में CFC का प्रयोग रेफ्रिजरेटर हुआ और एयर कंडीशनर हुआ, इससे लगभग पूर्ण रूप से क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। लेकिन जितने भी लड़ाकू विमान जो समताप मंडल में उड़ते हैं वो आज भी क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा CFC के प्रयोग को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो परीक्षा में सवाल आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन परत की रक्षा से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भारत ने भी क्या किया, हस्ताक्षर किया। मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा का क्या है, एक शहर है। 1987 में समझौता हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इस समझौते में ये निर्धारित हुआ कि 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाएगा, ताकि लोगों में जागरूकता रहे कि ये ओजोन की जो परत है इसको क्या करना है, बचाना है। नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं मानव स्वास्थ्य को क्या करेंगी, प्रतिकूल क्या करेंगी, प्रभाव डालेंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। पर्यावरण का आज दूसरा और तीसरा टॉपिक मैंने बता दिया। कल मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग बताया था, ग्रीन हाउस गैस और ओजोन परत। इस प्रकार मैंने आपको ये 3 टॉपिक पढ़ा दिए। इसके अलावा आने वाले और समय में मैं पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, जो PSC की परीक्षा हो या बाल विकास परीक्षा जो वर्ग 3 में जो बाल इन्वायरमेंट वाला पेपर है उसमें भी अति महत्वपूर्ण है। तो मेरे लेक्चर को आप मिस मत कीजिए। और सब लेक्चर जो है पर्यावरण के कई बार क्या होता है, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। जैसे इस लेक्चर को समझने के लिए आपको ग्लोबल वार्मिंग का लेक्चर जो मेरा पिछला है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा जो लेक्चर है वो शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद।